नमस्कार मित्रों। आज इस समय बहुत तेज आंधी चल रही है। मुझे डर है कि कहीं इंटरनेट का कनेक्शन बीच में न टूट जाए, लेकिन फिर भी हम अपने उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ेंगे। राहुल पाठक जी आ गए, उन्हें नमस्कार। सुनील प्रकाश भारद्वाज जी आ गए, उन्हें नमस्कार। अनूप कुमार जी को नमस्कार। आदित्य विक्रम जी को नमस्कार। नूपुर चतुर्वेदी जी को नमस्कार। सभी लोगों को मेरा नमस्कार है। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय और उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। सच बात तो ये है कि मैं जब कल सोच रहा था तो इतने सारे विषय हैं जो हमारी आंखों से ओझल हैं, या हम थोड़ा सा आलस्य के कारण उन तथ्यों तक पहुंचने का प्रयास नहीं करते हैं। डॉक्टर नित्यानंद श्रीवास्तव जी को भी मेरा जय सिया राम। आशुतोष त्रिवेदी जी को मेरा नमस्कार। संदीप कुमार दास जी को भी मेरा नमस्कार। हेमा जोशी जी को मेरा नमस्कार। राजकिशोर सिन्हा जी को मेरा नमस्कार। आज मेरे पास एक सबसे बड़ी प्रसन्नता का समाचार है, और वो समाचार ये है कि 11 सितंबर 2019 को जब राष्ट्रवादी लेखक संघ का न्यास रूप में हम लोगों ने पंजीकरण कराया, तो उस समय पूरे देश से 33 राष्ट्रवादी चिंतकों ने अपनी स्वीकृति दी थी, और संस्थापक न्यासियों के रूप में उन्हीं 33 लोगों के नाम थे। आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज 17 और लोगों ने अब तक अपनी स्वीकृति और दे दी है। इस प्रकार से जो हमारा लक्ष्य था कि हम कम से कम 50 न्यासी रखेंगे पूरे देश से, तो आज हमारे 50 न्यासी पूरे हो गए हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद मैंने अपने जो हमारे वकील साहब हैं, जो हमारे विधि सलाहकार हैं, जो हमारे न्यासी भी हैं, शरद कुमार सक्सेना जी अच्छे कवि भी हैं, मैंने उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन खुलने के बाद निबंधक कार्यालय में पूरक पंजीकरण से इन सारे लोगों को न्यासी के रूप में मान्यता मिल जाएगी। सर्वेश पांडे जी को भी मेरा नमस्कार। तो 50 न्यासी का जो लक्ष्य था वो आज हमारा पूरा हो गया है, और न्यासियों के रूप में अभी हम रोकेंगे नहीं। स्वेच्छा से जो लोग न्यासी के रूप में आना चाहेंगे वो आएंगे, लेकिन हमारा जो एक लक्ष्य था कि 50 न्यासी हो जाएं, तो जो 5 लाख रुपए की धनराशि है, जो अभी 3,30,000 रुपये की धनराशि हमारे पास बैंक में जमा है, 5 लाख रुपए की धनराशि को हम फिक्स करेंगे, और उसके ब्याज से वार्षिक आधार पर जो राष्ट्रवादी चिंतन कर रहे हैं ऐसे रचनाकारों को, चिंतकों को वार्षिक आधार पर पुरस्कृत करने का काम करेंगे। ये हमारा वो है, और अनुमान ये है कि 5 लाख की धनराशि पर प्रतिवर्ष लगभग 7% के हिसाब से अगर हम हिसाब लगाएं तो 30-35 हज़ार रुपये का ब्याज आएगा। इस ब्याज में 21,000 रुपये का एक पुरस्कार, और 5-5 हज़ार रुपये के युवाओं को 2 पुरस्कार, कुल 3 पुरस्कार लाने की योजना है। आप लोगों की सहमति होगी सभी न्यासियों की, तो 3 पुरस्कार हम लोग इसी वर्ष से शुरू कर देंगे। पहली बार चाहे हमें अपने पास से देना पड़े, हम इसी वर्ष से प्रारंभ कर देंगे 2020 से, जिससे ये जो राष्ट्रवाद के प्रति जो हित चिंतन है ये निरंतर गति ग्रहण करता जाए। आजकल जो मेरी वार्ता हुई आजकल में, मैं उस एक बात को और आपके सामने रखना चाहूँगा। इस दौरान जो मैं तथ्य
आप लोगों के सामने जो दे रहा हूँ, तो मेरे कई मित्रों ने कहा कि वाकई ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों को पता ही नहीं थी। तो ऐसी चीज़ों को जब तक जनसाधारण के बीच नहीं लाया जाएगा तब तक उसका विस्तार नहीं होगा। तो कुछ सुझाव आए हैं, एक सुझाव मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और वो सुझाव ये है कि पूरे देश में निजी स्कूलों, देखिए मैंने कहा था कि आज आंधी की वजह से कुछ गतिरोध आ सकता है, लेकिन हम इस गतिरोध को भी पार करेंगे। नेटवर्क हमारा बराबर जुड़ा हुआ है, और मेरे साथी दीपांकर ने अपने मोबाइल से मेरे चेहरे पे रोशनी डाल दी है, जिससे मैं आप लोगों को दिखता रहूं। जी, तो योजना कुछ इस तरह से बन रही है कि हम कक्षा 5 से लेकर कक्षा 8 तक जो गृह परीक्षाएं होती हैं, 5, 6, 7, 8, ये जो गृह परीक्षाएं होती हैं, तो जो निजी स्कूल हैं उनमें चलती हैं। हम जी हाँ हाँ हाँ, फिर हम लोग जुड़ गए हैं, मुझे देखने लगा जो है। हाँ, तो विचार ये है कि जहाँ गृह परीक्षाएं हो रही हैं उन विद्यालयों में जो प्रबंधक और जो स्कूलों के जो मालिकान हैं, वो जो राष्ट्रवादी हित चिंतन वाले हैं, हम उन विद्यार्थियों के लिए नए ढंग से राष्ट्रवादी तथ्यों के आधार पर हम उनके लिए पाठ्य पुस्तकें तैयार कर सकते हैं। इतिहास पर ये काम किया जा सकता है, और धीरे धीरे इसको हम विस्तार दे सकते हैं। तो ये कार्य हम, इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। कक्षा 4 या 5 से लेकर कक्षा 8 तक के बीच में हम निश्चित रूप से ऐसी पुस्तकें तैयार कर सकते हैं 4-5 कक्षाओं के लिए। अब उदाहरण के लिए जोगेंद्र नाथ मंडल के विषय में किसी को पता ही नहीं है। अगर कक्षा 8 में जोगेंद्र नाथ मंडल के विषय में जो उनके साथ हुआ उसको हम छात्रों को जानकारी दे दें, तो वो जो भ्रम का वातावरण फैलाया जाता है, वो विद्यार्थी समय रहते सचेत हो सकते हैं। इसी प्रकार बख्तियार खिलजी के विषय में नहीं बताया जाता। तो अगर हम ये सारी सूचनाएं उनको दे दें, इसी प्रकार एक महत्वपूर्ण जो तथ्य है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम प्रत्येक व्यक्ति जानता है, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की क्या दर्शन था, उस दर्शन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो उस दर्शन को भी हमें लोगों तक पहुंचाने के लिए कार्य करना चाहिए। उदाहरण के लिए मैंने अभी 2-3 दिन पहले फेसबुक पर बहुत सारे तथ्य रखे थे, आपसे चर्चा भी की थी, उन पे आगे भी चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आज जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य आप लोगों के बीच में जो लाना चाहता हूँ, तो मेरे हाथ में जो मेरी पुस्तक है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, वो पुस्तक है पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन। ये पुस्तक अम्बेडकरवादी प्रकाशन सम्यक प्रकाशन से प्रकाशित है। यानी कोई दुराग्रह, कोई आरोप नहीं लगा सकता कि हम बाबा साहब के तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने रख रहे हैं। हम सीधे सीधे, यही कारण है कि मैं सीधे सीधे पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ के आप लोगों को सुनाता हूँ, जिससे कोई ये ना कहे कि तथ्यों में हमने हेर फेर किया है। ये जो महत्वपूर्ण पुस्तक है, आज बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर और उस नाम में दूसरा एक और नाम जोड़कर, एक और संज्ञा जोड़कर जो नारा लगाया जा रहा है, मैं उसके विषय में थोड़ी बहुत जानकारी आपको देने के लिए ये आज का वक्तव्य रख रहा हूँ। एक नारा आपने बहुत ज़ोरों शोरों से सुन रखा होगा, आवाज़ में भी लगता है, और इसके अलावा जी बिल्कुल, आदरणीय डॉक्टर नित्यानंद श्रीवास्तव जी ने लिखा है, श्री राम जन्मभूमि पर निर्णय की रिपोर्ट भी बच्चों को दी जा सकती है। मैं बिल्कुल मैं यही सब सारी चीज़ जो विषय हैं वो आपस में हम लोग तय कर लेंगे, उन सारे विषयों पे हम काम कर सकते हैं। ये एक रास्ता मुझे लग रहा है, और रास्ता लग क्या रहा है, हमको करना पड़ेगा। यदि हम नहीं करेंगे तो आगे चलकर
भारतीय समाज में और वैषम्य परक स्थितियाँ उत्पन्न हो जाएंगी। और आज ये मेरा सौभाग्य है, मैं मॉरीशस से राज हीरामन जी आज जुड़ रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि राज हीरामन जी से मेरी एक संक्षिप्त मुलाकात है इलाहाबाद में, जब वो इलाहाबाद के एक कार्यक्रम में आए थे और मैं अपने मित्र राजेश श्रीवास्तव के साथ उनसे उनके होटल के रूम में 10 या 15 मिनट के लिए मैं मिला था, रुका था। तो मुझे वो याद है और वो दिन हमेशा याद रहता है। राज हीरामन जी का जो है, हो सकता है कि वो मुझे ना पहचानते हों, लेकिन अगर वो याद करेंगे तो याद आएगा कि इलाहाबाद में डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव के साथ मैं उनसे उनके होटल के रूम में मिला था। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्होंने लिख के भेजा है कि वो सहमत हैं, यानी कि हम अपनी जो थाती है उसके इतिहास के विषय में लोगों को हमें बताना चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप में से अधिकांश लोग इस बात पर सहमत हो रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था बाबा साहब अम्बेडकर की। बाबा साहब अम्बेडकर की मैं इसलिए कि भारतीय समाज को मजबूत बनाने के लिए हमें जातिगत भेदभाव से ऊपर उठना ही पड़ेगा। जातिगत भेदभाव से अगर हम ऊपर नहीं उठेंगे और वो जातिगत जो भेदभाव हम बनाए रखेंगे तो ये भारत के लिए उचित नहीं होगा। भारत जातिगत भेदभाव के चलते बहुत हानि उठा चुका है, बहुत क्षति उठा चुका है। अब जो भारत के प्रबुद्ध नागरिक हैं, जो राष्ट्रीय चिंतन करने वाले नागरिक हैं, उनको आगे आना ही पड़ेगा। और हम लोगों ने जैसा कि वार्ता की है कि लॉकडाउन के बाद हम लोग सहभोज फेसबुक लाइव करते हुए हम सहभोज एक कार्यक्रम चलाएंगे और इन सहभोज की परंपराओं को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। ये हम लोगों ने जो निर्णय लिया है, इस पे हमें बिल्कुल सुदृढ़ रहने की आवश्यकता है, इसका संकल्प मन में बनाए रखने की आवश्यकता है। तो मैं बात कर रहा था ये बाबा साहब की जो पुस्तक है, पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन। बाबा साहब ने पाकिस्तान बनने की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों पर बहुत ही सघन चिंतन किया है, बहुत ही यथार्थपरक चिंतन किया है। और जो लोग बाबा साहब के नाम भीम को जोड़ के जय भीम के नारे लगा रहे हैं, मैं अपने इस संबोधन के माध्यम से ये कह रहा हूँ कि वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर देशद्रोह न करें। वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पहले पढ़ें। एक मेरे मित्र फेसबुक पे बहुत एक्टिव थे, नवबौद्ध कौशल वर्मा। एक और एक्टिव थे राजेश उशारा। इन लोगों के सामने जब मैंने बाबा साहब के वक्तव्यों के फोटो खींचकर जब रखा तो उन्होंने कहा हम पुष्टि करते हैं। और मज़े की बात, वो पुष्टि नहीं की उन्होंने, वो मुझे ब्लॉक करके रवाना हो गए। तो कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र चल रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाबा साहब के नाम से राजनीति तो करते हैं, लेकिन बाबा साहब के सिद्धांतों को पूरी तरह से समझने की कोशिश नहीं करते। निश्चित रूप से बाबा साहब के मन में यह चिंता थी, यह कष्ट था, यह दुख था कि भारत में जातिगत भेदभाव है। लेकिन बाबा साहब ने यह कल्पना कभी नहीं की कि इस जातिगत भेदभाव के चलते हुए सामाजिक वैमनस्यता का वातावरण उत्पन्न किया जाए। अपितु उनकी हार्दिक इच्छा थी कि जो शिक्षित वर्ग है, वो शिक्षित वर्ग आगे बढ़ के आए और इस जातिगत देश की भावना है, इस भावना को पूरी तरह से ख़त्म करे। यह बाबा साहब की इच्छा थी। लेकिन दुर्भाग्य से बाबा साहब का नाम देने वाले स्वयं सामाजिक वैमनस्यता को बढ़ाते जा रहे हैं। वो कहते हैं जाति खत्म होनी चाहिए, लेकिन जाति खत्म कैसे हो? जब आप जातिगत वैमनस्यता को बढ़ा रहे हैं तो उससे जाति कैसे खत्म हो जाएगी? पहले आगे आना पड़ेगा, आगे बात करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं जाति खत्म होने की बात आएगी। कुछ लोग कहते हैं विवाह होने चाहिए, तो मैं विवाह पे पहले ही कह चुका हूँ कि विवाह की तो भारतीय समाज में इतनी जटिल स्थिति है कि जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम हैं, शिक्षित हैं, वो युवा अपनी इच्छा से विवाह कर रहे हैं और उसमें अब बहुत ज़्यादा कोई रोक टोक नहीं हो रही है। लेकिन जो परंपरागत परिवार हैं, उन परंपरागत परिवारों में भी
जातिगत भेदभाव नहीं है। विवाह को लेकर जातिगत, परंपरागत परिवारों में विवाह को लेकर जातिगत भेदभाव नहीं है, अपितु एक इंटरनल व्यवस्था है, एक आंतरिक व्यवस्था है कि ब्राह्मण के ही बच्चे से शादी करता है, वैश्य के बच्चे से शादी करता है, राजपूत के बच्चे से शादी करता है। यह जातिगत वैमनस्यता नहीं, अपितु जाति की एक आंतरिक व्यवस्था है। और यहाँ पे इस विवाह की स्थिति में अगर आप सोचें कि ब्राह्मण और राजपूत और वैश्य ये इकट्ठे होकर बाकी सबको एक और किए हुए हैं, तो ऐसा नहीं है। पिछड़ों में भी यादव परंपरागत रूप से यादवों में शादी करते हैं, कुर्मियों में शादी करते हैं, लोध में शादी करते हैं, जाटों में शादी करते हैं, और यही स्थिति निचले स्तर तक पहुंचती है। तो विवाह का मामला एक अलग मामला है। और जहां व्यक्तिगत रूप से विवाह करने के लिए जो लोग आ रहे हैं, युवा आ रहे हैं, और वो अपनी मर्जी से जाति की हदों को पार करके शादियां कर रहे हैं, तो आज की तारीख में समाज में वो ऐसे बंधन नहीं है, उनका भी स्वागत किया जा रहा है। और ये स्थिति ये तभी आएगी जब हम सामाजिक वैमनस्यता को कम से कम करेंगे। जब तक हम सामाजिक वैमनस्यता को कम नहीं करेंगे, तब तक ये स्थितियां नहीं बन पाएंगी। एक मात्र जो लक्ष्य होना चाहिए, वो लक्ष्य है शैक्षणिक रूप से और आर्थिक रूप से वंचित समुदाय का उत्थान। और ये उत्थान कोई सरकार नहीं कर सकती। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह दूं कि बात में खिल्ली उड़ाने वाले वर्तमान में राष्ट्रवादी जो सरकार है उसकी खिल्ली उड़ाने वाले यह भूल जाते हैं कि प्रारंभ से ही सारे अर्थशास्त्रियों की फौज लेकर चलने के बावजूद वो भारत की गरीबी नहीं मिटा पाए। भारत की गरीबी मिटाने के लिए नारों से काम नहीं चलता। भारत की गरीबी मिटाने के लिए बड़े स्तर पे काम करने की आवश्यकता है। आप सभी को मालूम है कि बंगाल में कलकत्ता भारत की राजधानी था, और उस राजधानी के चलते कलकत्ता मेरे बचपन में भारत का सबसे बड़ा नगर था, भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र था। लेकिन नारों के कारण, देखते ही देखते नारों के कारण वो उसका औद्योगिक स्वरूप विकृत हो गया। आज स्थिति ये है कि पश्चिम बंगाल की सरकार, सारे प्रदेशों ने अपने मजदूरों को अपने यहाँ बुलाने की व्यवस्था की, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार ने अपने मजदूरों को वापस अपने घर बुलाने के लिए कोई भी इंतजाम नहीं किया। तो ये सोचने वाली बात है कि नारों से कभी देश नहीं बनता। देश बदलने के लिए हमें यथार्थ के धरातल पर उतरना होगा और पारस्परिक वैमनस्यता नहीं, अपितु समरसता, सामंजस्य की स्थापना करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हम थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। आज मैं वह विचार आपके सामने रखना चाहता हूं जो बाबा साहब ने पाकिस्तान बनने की प्रक्रिया में हिंदू और मुस्लिमों के बीच में जो गतिरोध था, उस गतिरोध को देखते हुए उनको पकड़ा, और न केवल पकड़ा अपितु लिपिबद्ध करके एक छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ी पुस्तक, तथ्यों, साक्ष्यों और प्रमाणों के साथ एक बहुत बड़ी पुस्तक के रूप में, बहुत बड़े शोध के रूप में उन्होंने समाज के सामने रखा। इस पुस्तक में 488 पेज हैं, लगभग 500 पेज, यानी कि ये जो समस्या थी इतनी छोटी समस्या नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या थी, जिस पे उन्हें एक पूरा शोध प्रबंध लिखना पड़ा। जी, 2-3 विचार मेरे पास आ रहे हैं। सर्वेश पांडे जी कह रहे हैं कि आर्यक वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित है और बाद में स्थापित जाति व्यवस्था एक आर्थिक संरचना है। बिल्कुल सही बात है, हमें इन्हीं सारे तथ्यों को लाने की आवश्यकता है। और जो भेदभाव शब्द है, देखिए छुआछूत एक अलग चीज़ है। छुआछूत के बारे में एक अनूप कुमार जी ने लेख डाला है, वो बहुत ही अच्छा लेख है। छुआछूत का संबंध शुचिता से था। आज भी अगर किसी सरकारी विभाग में कोई ब्राह्मण सफाई वाले के रूप में काम कर रहे हैं, मेरे रेलवे में कर रहे हैं, ब्राह्मण सफाई वाले के रूप में काम कर रहा हो, तो
ब्राह्मण अधिकारी, जो बड़े लेवल के अधिकारी हैं, जो उसकी देखभाल करते हैं, वो उसको साथ नहीं बिठाते। ब्राह्मण सफाई कर्मी को लोग भ्रम निकाल दें कि सफाई कर्म केवल एक ही जाति द्वारा किया जा रहा है। नहीं नहीं, ब्राह्मण सफाई वाले भी आ चुके हैं और उन सफाई वालों को भी उसी दृष्टि से देखा जाता है। एक डिस्टेंस बनी हुई है। मैंने एक उदाहरण पहले भी दिया था कि बंगले के अंदर एक वंचित जाति का, एक अनुसूचित जाति का, संवैधानिक अगर उसे देखें तो एक अनुसूचित जाति का अगर अधिकारी बैठा हुआ है और बंगले के बाहर एक ब्राह्मण होमगार्ड का सिपाही बीड़ी फूंकता हुआ अपनी ड्यूटी बजा रहा है, तो उन दोनों के बीच में कोई तालमेल नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें अलग हैं। सारी चीज़ों को गड़बड़ करके सामाजिक वैमनस्यता की स्थिति उत्पन्न करना कहीं से बुद्धिमत्ता नहीं है। और जो लोग वास्तव में विशेष रूप से सरकारी सेवाओं में हैं, कम से कम मैं रेलवे की बात कर सकता हूँ, ये बहुत अच्छी तरह से देख रहे होंगे कि खान पान में बहुत ज़्यादा अब भेदभाव नहीं रहा है। मैं खुद अपने साथियों के भोजन में सहभाग कर लेता हूँ और उनको अपने भोजन में सहभाग करा लेता हूँ। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं रही है और ये अकेला मैं नहीं कर रहा हूँ। मैंने अपने सेवा काल में देखा है कि अधिकांश लोग इस काम को कर रहे हैं और ये अच्छी बात है। अच्छी बात इसलिए कि आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से समान स्तर पे हैं, जाति कोई भी हो लेकिन वो समान स्तर पे हैं। और जाहिर सी बात है, जब समान स्तर पे हैं तो उनका व्यवहार भी समानता का व्यवहार होगा। यानी कि कुल मिला के ये सिद्ध बात है, आप कितना भी इस बात पे पर्दा डालें, लेकिन ये सिद्ध बात है कि जो वंचित समुदाय है उसके आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए काम करने की आवश्यकता है, नारों की आवश्यकता नहीं है। और बड़े दुख की बात है कि एक बहुत बड़ा वर्ग आज जय भीम और जय मीम का नारा दे रहा है। जय भीम और जय मीम का नारा देते समय नए सिद्धांत गढ़े जा रहे हैं, मूल निवासी का सिद्धांत, ये सिद्धांत, वो सिद्धांत। तो जो सिद्धांत जो गढ़े जा रहे हैं, पहले वो बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ें। इस विषय पर उनका एक पूरा शोध है, उस पूरे शोध को वो पढ़ें। तो मैं उदाहरण के लिए एक सर्वेश पांडे जी ने, आदरणीय सर्वेश पांडे जी ने एक बहुत अच्छी बात इस पर लिख दी है। तो मेरा दिमाग उस तरफ जा रहा है कि छुआछूत मुस्लिम और पश्चिमी आदि आक्रमणकारियों द्वारा लाया गया। मैं इसको सिद्ध करके बताता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो महतर जाति है, महतर शब्द का मतलब है बड़ा, महतर का मतलब है बड़ा। तो जो महतर जाति है हमारे यहाँ पे, अब तो हॉस्पिटल खुल गए हैं, स्थितियाँ दूसरी हो गई, लेकिन जब कोई भी शिशु जन्म लेता था तो वो घर के अंदर जाके सारी प्रक्रियाओं को करता था और वो सूअर भी पालता था। सूअर पालने के बावजूद भी उस महतर जाति को घर के अंदर प्रवेश का अधिकार था, लेकिन सूअर पालक उस महतर जाति के व्यक्ति को क्या मुस्लिम समुदाय ने अपने घर के अंदर कभी प्रवेश दिया? ये बहुत विचारणीय बात है कि हमारे यहाँ पे जो छुआछूत था उसका जो लेवल था वो शुचिता था। जहाँ आवश्यकता पड़ती थी हम सभी को प्रवेश देते थे, लेकिन जब वैसा मामला आता था तो स्वच्छता का ध्यान रखते थे। ये स्वच्छता कुछ इसी प्रकार की स्वच्छता है जो आजकल हम कोरोना संकट के टाइम पे जो स्वच्छता हम बरत रहे हैं, ये स्वच्छता हमारे यहाँ व्यवहार में निरंतर रूप से चली आ रही थी। और अब तो पश्चिमी देश, चीन, जितने भी विचारधाराओं के देश हैं, वो सारे लोग कोरोना संकट के चलते हुए इस शुचिता पर मोहर लगा रहे हैं। आज गले मिलने और हाथ मिलाने की संस्कृति का निषेध किया जा रहा है और पूरा विश्व वैदिक संस्कृति के हाथ जोड़कर दूर से नमस्कार करने को अपना रहा है। ये कहीं ना कहीं हमारी जो सनातन संस्कृति की जो विशिष्टता है उनके महत्व को दर्शा रहे हैं। चीज़ें समझ में आ रही हैं कि सनातन संस्कृति के लोग गले क्यों नहीं मिलते थे,
सनातन संस्कृति के लोग हाथ क्यों नहीं मिलाते थे, सनातन संस्कृति के लोग दूर से नमस्कार क्यों करते थे, ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। आज इतना वैज्ञानिक विकास, इतनी चिकित्सीय सुविधाएं होने के बाद भी हम लाचार हैं, तो वह उन दृश्यों की भी कल्पना करिए। ये महामारी पहली बार नहीं आई है, ये महामारियां निरंतर प्राचीन काल से मनुष्य का पीछा करते आ रही हैं। और मैंने पिछली बार अथर्ववेद के कुछ दृष्टांत भी उसमें दिए थे। ये महामारियां निरंतर रूप से चली आ रही हैं। तो निरंतर रूप से जो महामारियां चली आ रही हैं, उनके चलते हुए अनुभव के आधार पे, उस निरंतर अनुभव के आधार पे कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति ने कुछ वैज्ञानिक आचार संहिता लागू की थी, और उसी आचार संहिता का बाद में रूप विकृत होता चला गया, जो सामाजिक वैमनस्यता के रूप में आगे बढ़कर आया। तो इस सामाजिक वैमनस्यता को हमें खत्म करने की आवश्यकता है। अब मैं इस पुस्तक में, क्योंकि इस पुस्तक का बहुत महत्व है, इस पुस्तक के विषय में मैं कुछ जय भीम और जय मीम के बारे में आपको बताऊंगा। मैं बार बार एक पुस्तक इसलिए लेता हूं कि आप लोग देखें कि हम वाकई जो ये पुस्तकें हैं, इन तक हमें पहुंचने की आवश्यकता है, और इनमें जो तथ्य और साक्ष्य और प्रमाण जो दिए हैं, वो हमें अपनी सनातन संस्कृति की युवा पीढ़ी तक पहुंचाने की आवश्यकता है। अगर हमारी युवा पीढ़ी इनको नहीं जानेगी तो कहीं ना कहीं अनर्थ हो जाएगा, कहीं ना कहीं सामाजिक वैमनस्यता बढ़ती जाएगी, और कहीं ना कहीं इस्लामिक जिहादी और ईसाई मिशनरीज अपने षड्यंत्र में कामयाब हो जाएंगे। इसलिए हमें एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता है। अंबेडकर जी के अनुसार 1835 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहला लॉ कमीशन जब गठित हुआ, और 1837 में, अब ये समझ लीजिए कि ये 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से पहले की बात है, तो 1837 में जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ वो ये हुआ कि जो मुस्लिम फौजदारी कानून था वो ढेर हो गया। उससे पहले मुस्लिम फौजदारी कानून के माध्यम से पूरी के पूरे समाज की व्यवस्था को नियंत्रित किया जा रहा था। दूसरे शब्दों में कहें तो हिंदुओं के लिए कोई उनके धार्मिक आधार पे कानून नहीं था, अपितु उन्हें भी उस मुस्लिम कानून के अंतर्गत ही अपना वाद प्रस्तुत करना होता था। और इस हेतु काजी की व्यवस्था थी। थानों में कोतवाल और अदालतों में काजी, और ये काजी ही पूरे के पूरे सिस्टम को चलाते थे। हिंदू समुदाय स्पष्ट रूप से ये वर्णित है, उस समय के दस्तावेजों में हिंदू समुदाय को कोई अधिकार नहीं था, और ये सन है 1835 से 37। हिंदू समुदाय उस समय पूरी तरह से, जो हिंदी क्षेत्र का हिंदू समुदाय है, वो पूरी तरह से अशिक्षित था। लगभग 98% लोग अशिक्षित थे। मजे की बात देखिए, वामपंथी एक भ्रम उत्पन्न करते हैं कि साहब नहीं, भारत में तो बहुत बड़ी परंपरा थी गुरुकुलों की और उसकी। तो मैं आपके लिए जानकारी के लिए तथ्य बता दूं कि ये जो गुरुकुलों की जो परंपरा थी, जिस पुस्तक के आधार पे वो तर्क देते हैं, धर्मपाल जी की वो पुस्तक भी मेरे पास है, वो केवल और केवल बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी के विषय में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास यानी दक्षिण भारत के विषय में आंकड़े सजे हुए हैं। जो मुस्लिम भारत है, जो हिंदी क्षेत्र है, उसके विषय में उस पुस्तक में एक भी आंकड़ा नहीं है। और ये आंकड़ा नहीं, बल्कि ये जो तथ्य आपको मिलेगा वो मैकाले की रिपोर्ट में मिलेगा। मैकाले ने पहले लॉ कमीशन के अध्यक्ष के रूप में पहली बार पेनल कोड लिखी। यह बात अलग है कि पूरे भारत में ये पेनल कोड 1860 में जाकर लागू हुई, जब भारत को पूरी तरह से ब्रिटिश शासन ने ग्रहित कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी
1837 के बाद मैकाले द्वारा तैयार की गई पेनल कोड के आधार पर शासन करने लगी और उस समय उसको मैकाले की पेनल कोड कहा जाता था। यही मैकाले की पेनल कोड 1860 में इंडियन पेनल कोड के रूप में परिवर्तित हुई, जो आज तक चली आ रही है। तो मूल रूप से ये जो पेनल कोड है हमारी, ये 1837 में तैयार हुई और 1837 में जैसे ही लागू हुई तो मुस्लिम फौजदारी कानून समाप्त हो गया, काजी का पद समाप्त हो गया और अदालतों से फारसी लिपि हट गई, फारसी भाषा हट गई। पहले 1837 से पहले भारत की अदालतों में सारा कामकाज फारसी भाषा में होता था और 1837 में मैकाले के इंटरवेंशन के बाद एक झटके में फारसी भाषा हट गई और बस यहीं से पहला विरोध मुस्लिम और अंग्रेजों का प्रारंभ हुआ। हिंदू उस समय वंचित समुदाय था, संपूर्ण हिंदू समुदाय उस समय वंचित समुदाय था। 1837 के बाद से हिंदू समुदाय को सांस लेना आया और वो सांस लेने की प्रक्रिया में वो 1857 20 वर्ष के अंदर आप समझ सकते हैं, दबे कुचले हिंदू समुदाय ने 20 वर्ष के अंदर 1857 आते आते बहुत बड़ी क्रांति कर दी। केवल एक पीढ़ी, 20 वर्ष में एक पीढ़ी आती है। क्रांति युवाओं द्वारा की गई थी। अब आप समझ सकते हैं कि 1837 में जो लोग बच्चे थे, जैसे ही वो जवान हुए 1857 की क्रांति हो गई और इस 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल बादशाहत पूरी तरह से खत्म हुई और भारत का शासन सीधे रानी विक्टोरिया ने यानी कि ब्रिटेन ने सीधे अपने हाथ में ले लिया और उसके बाद तरह तरह के कानून बने। ब्रिटेन के शासन ग्रहण करते ही मुस्लिमों द्वारा समझौते की बातें आने लगी अंग्रेजों के साथ। इन्हीं समझौतों की प्रक्रिया में सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में अलीगढ़ आंदोलन चला और उस अलीगढ़ आंदोलन के माध्यम से एक प्रकार से उन्होंने ये आश्वस्त किया अंग्रेजों को कि हम आपके साथ हैं। यानी आप समझ लीजिए 1837 से 1857 और 1857 से 1877, ये 20-20 साल के अंतराल समझ लीजिए आप। अब आश्वस्त होने लगा और यही जो अलीगढ़ आंदोलन है बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हुआ। तो अलीगढ़ आंदोलन का जो मूल है वो है शिक्षित मुस्लिमों द्वारा, जो अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली लागू हो चुकी थी उसमें जो शिक्षित होकर आ रहे थे, उन मुसलमानों द्वारा अंग्रेजों को आश्वस्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई कि हम आपके साथ हैं। अब अंग्रेजों के हाथ में तो लॉटरी लग गई और लॉटरी इसलिए लग गई कि हिंदू स्वभावतः उनके साथ था और मुस्लिम समझौते करने की दृष्टि से उनके साथ आ गए और जाहिर सी बात है कि वो इस लॉटरी का लाभ उठाना चाहते थे। इस लॉटरी का लाभ उठाने के लिए उन्होंने कि कहीं 1857 की तरह पुनः क्रांति ना हो जाए, कांग्रेस जैसे सेफ्टी वॉल्व को रच डाला। ये जो कांग्रेस थी धीरे धीरे करके भारत में 3 तरह की धाराएं विकसित हुई, जिसमें 2 धाराएं कांग्रेस के अंदर थी और एक धारा कांग्रेस के बाहर। इसके बारे में अंबेडकर जी ने बहुत अच्छा दृष्टांत दिया है, उस पैरे को मैं पढ़ के सुनाऊंगा। भारतीय राजनीति में गांधी जी के पदार्पण से पहले सत्ता प्राप्ति के लिए सक्रिय पक्ष थे कांग्रेस, लिबरल्स और बंगाल के आतंकवादी अर्थात क्रांतिकारी। कांग्रेस और लिबरल्स एक ही पार्टी में थे और उनके बीच आज की तरह कोई अंतर नहीं था। इसलिए हम निरापद रूप से कह सकते हैं कि भारत में मात्र 2 दल थे, उदारवादी और कट्टरपंथी। लेकिन इन दोनों दलों में प्रवेश की शर्तें बड़ी कठोर थीं। लिबरल उदारवादी पार्टी अर्थात कांग्रेस में प्रवेश की शर्त मात्र शिक्षा नहीं थी,
अपितु उच्च स्तरीय ज्ञान। अब आप यहाँ से देखिए, जो भेदभाव, जिस भेदभाव की आप बात कर रहे हैं, जिस भेदभाव की आप बात कर रहे हैं, जिस भेदभाव के लिए आप नारे लगा रहे हैं, वो भेदभाव कहाँ से शुरू होता है? वो भेदभाव शुरू होता है लिबरल पार्टी में, अर्थात कांग्रेस पार्टी में प्रवेश की शर्त मात्र शिक्षा ही नहीं अपितु उच्च स्तरीय ज्ञान था। अध्ययन की दृष्टि से सुप्रतिष्ठित हुए बिना कोई भी लिबरल पार्टी की सदस्यता लेने की कल्पना नहीं कर सकता था। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के शब्द हैं। उस दल ने अशिक्षितों को राजनीतिक सत्ता प्राप्ति करने से प्रभावी ढंग से रोका। मैंने इस बात को कल भी जिक्र किया था कि ये जो कांग्रेस थी, ये व्यापारियों, वकीलों और जमींदारों का दल था, और ये निश्चित रूप से अशिक्षित यानी कि सामान्य जनता। और देखिए यहाँ पे उन्होंने, अंबेडकर जी ने वंचित वर्ग, दलित जातियों का जिक्र नहीं किया, बल्कि अशिक्षित वर्ग का जिक्र किया है। और अब आप कल्पना कर सकते हैं कि इस ग्रामीण भारत में, चाहे वो किसी भी जात के लोग हों, ग्रामीण भारत में ज़्यादातर लोग अशिक्षित ही थे। तो जो अशिक्षित लोग थे, उन अशिक्षितों को इस कांग्रेस में प्रवेश निषिद्ध था, और लड़ाई इसी बात की थी। आज लोग बड़ा आश्चर्य होता है कि लोग बात बात में कांग्रेस के पक्ष में, जय भीम और जय भीम के नारे लगाते समय कांग्रेस के पक्ष में तरह तरह के दृष्टांत देते हैं। वो वास्तव में आदरणीय सम्माननीय भीमराव अंबेडकर जी के जो दृष्टांत हैं, उनका कभी शायद अध्ययन ही नहीं करते। अब दूसरी तरफ आ जाइए, क्रांतिकारियों में शिक्षा कोई महत्व की चीज़ नहीं थी, जाति कोई महत्व की चीज़ नहीं थी। देखिए बहुत बड़ी बात है, सही मायनों में जो राष्ट्रवादी थे, सही मायनों में जो राष्ट्रीयता का विचार रखते थे, वो थे क्रांतिकारी। और उनके यहाँ पे शिक्षा महत्वपूर्ण नहीं थी, जाति महत्वपूर्ण नहीं थी। उनके यहाँ क्या महत्वपूर्ण था? केवल वही लोग जो उद्देश्य के लिए अपना जीवन ही नहीं, प्राण भी समर्पित करने को तैयार हो जाते थे, वो इन क्रांतिकारियों के सदस्य बन सकते थे। अंतर समझ लीजिए, एक सत्ता लोभी दल है और एक राष्ट्रवादी चिंतन करने वाला दल है। राष्ट्रवादी चिंतन करने वाला दल अपने जान की बाजी लगाने को तैयार है। उसके ठीक विपरीत जो सत्ता लोभी दल है, उसे केवल शिक्षित लोग चाहिए, अशिक्षितों से उसे परहेज है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इन्हीं बातों से समझ में आता है कि कहाँ से हमारी राजनीति की धाराएं किधर किधर मुड़ के गई हैं। 1919 में महात्मा गांधी ने प्रवेश करके एक नई तकनीक का उपयोग किया। उन्होंने सवनीय अवज्ञा के माध्यम से भारत के अन्य आम आदमी को, जिसके लिए ज्ञान और अध्ययन की बहुत ज़रूरत नहीं थी, जीवन न्यौछावर करने की भी ज़रूरत नहीं थी, ऐसे लोगों को जो है शामिल करने के लिए सवनीय अवज्ञा जैसे आंदोलनों की रूपरेखा रखी। और इन आंदोलनों का जो उद्देश्य था, केवल जन समुदाय, जन समर्थन जुटाना था। उनको कांग्रेस में भागीदारी नहीं देनी थी, केवल नारे लगाने के लिए, केवल भीड़ जुटाने के लिए उनका उपयोग। जिस प्रकार आज भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे दल लोगों का केवल उपयोग करते हैं भीड़ जुटाने के लिए, नारे लगाने के लिए, लेकिन उनके जो मौलिक अधिकार हैं उनको देना नहीं चाहते। यही स्थिति 1919 में भीमराव अंबेडकर जी ने पकड़ ली थी, और यही कारण है कि वो आजीवन कांग्रेस से संघर्ष करते रहे। लोगों को विचार करना चाहिए कि वो आजीवन कांग्रेस से संघर्ष करते रहे। अंत में आज़ादी मिलने के बाद भी उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया, और त्यागपत्र देने के बाद कोई मतलब नहीं रखा। लेकिन आज उनका नाम लेके बड़ा आश्चर्य होता है लोग कि कहीं ना कहीं राष्ट्रवादियों में जोश होता है जोश, आज भी जोश है। बड़ा आश्चर्य है कि जो भीमराव अंबेडकर जी के जो समर्थक हैं, वो राष्ट्रवादी जो प्रारंभ से ही जाति, शिक्षा, इन सब चीज़ों पर गौर नहीं करते थे, वो राष्ट्रवादी आज भी जस के तस है। उन राष्ट्रवादियों का पक्ष में लेकर मुखौटा लगाने वाली कांग्रेस के पक्ष में बोलते हैं, कांग्रेस के पक्ष में सोचते हैं, तो बड़ा ही विचित्र महसूस होता है। तो कुल मिला के जो हमने पाया कि उन्होंने बिल्कुल सही स्थिति का वर्णन किया जो उस समय की स्थिति थी। अब उन्होंने एक स्थिति का और वर्णन किया है। अंग्रेजों ने
शासन की निरंतरता के लिए कलकत्ता राजधानी थी। कलकत्ता पे कोई क्रांतिकारी दल निकल के आगे आ रहे थे, कहीं कोई क्रांतिकारी घटना न घटित हो जाए, इसलिए बंगाल के विभाजन की योजना बनाई। और बंगाल का विभाजन धर्म के आधार पर कर डाला। 1905 में धर्म के नाम पर यह जो बंगाल का विभाजन हुआ, तो प्रारंभ में ढाका के नवाब ने इसका विरोध किया, क्योंकि ढाका के नवाब के माध्यम से ही पूरे बंगाल के राजस्व की वसूली होती थी। तो कहीं ना कहीं ढाका के नवाब को अपने हितों को क्षति पहुंचती नजर आई। लेकिन थोड़े दिनों बाद ही जब उन्होंने देखा कि धर्म के आधार पर बड़े काम की चीज़ है, तो उन्होंने इसका समर्थन कर डाला। अब एक बड़ी समस्या जनता के साथ आई। जनता धर्म के आधार पर न चलकर भाषा के आधार पर चलना चाहती थी, और बांग्ला भाषा के आधार पर बंगालियों ने एकजुट होकर इस बंगाल विभाजन का विरोध किया। और उस बंगाल विभाजन के विरोध के परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों को न केवल अपनी राजधानी कलकत्ता से हटानी पड़ी, अपितु बंगाल का पुनः एकीकरण करना पड़ा। और जिस समय ये एकीकरण हुआ, उस समय मुस्लिम लोग ने इस एकीकरण का विरोध किया। कहीं ना कहीं मुस्लिम्स को लगा कि अंग्रेज़ों का सॉफ्ट कॉर्नर हिंदुओं के प्रति है, और जब हिंदुओं के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर की भावना जब मन में आई, तो ये जो विभाजक जो गतिविधियाँ हैं ये तेज होने लगी। और 1930 आते आते वह मोहम्मद इकबाल, जो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कह रहे थे, वो एक मुस्लिम देश के बारे में कल्पना करने लगे। 1933 आते आते रहमत अली नाम के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से शिक्षित होकर लंदन पहुँचे एक छात्र ने पाकिस्तान की अवधारणा को प्रस्तुत किया। और इस पाकिस्तान की अवधारणा में जो हिस्सा आज पाकिस्तान है, उसमें कश्मीर को मिलाकर पाकिस्तान का एक भावी रूप रखा। मज़े की बात यह कि रहमत अली के इस प्रस्ताव में बंगाल कहीं शामिल नहीं था। यह बंगाल शामिल कैसे हुआ? 1919 में महात्मा गांधी ने दबाव बनाने की दृष्टि से, जैसे एक और सबने अवज्ञा आंदोलन की उन्होंने प्रस्तावना रखी, दूसरी तरफ तुर्की में खलीफा के अधिकारों को ब्रिटिश शासन द्वारा कम किए जाने पर, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य जो अंबेडकर जी ने दिया है, मैं आज तक इससे मैं भी अनभिज्ञ था। वो तथ्य ये है कि खलीफा के अधिकारों को ब्रिटिश शासन द्वारा कम किए जाने के विरोध में मुस्लिम्स को आंदोलन के लिए उकसाने वाले व्यक्ति का नाम महात्मा गांधी है। पहली बार इसका प्रस्ताव भारत में महात्मा गांधी द्वारा रखा गया। यह प्रस्ताव मुस्लिम लीग का प्रस्ताव नहीं था। महात्मा गांधी के प्रस्ताव के बाद ही मुस्लिम लीग ने इस विषय में मांग करनी प्रारंभ की। बड़ा आश्चर्यजनक तथ्य है। महात्मा गांधी कहते हैं कि मुसलमानों देखो, तुम्हारे खलीफा यानी कि तुम्हारे खलीफा के विरुद्ध ये क्या कार्रवाई हो रही है। अब यहाँ एक मौलिक प्रश्न कांग्रेसी बंधुओं से है कि महात्मा गांधी जिस समय तुम्हारे खलीफा शब्द का प्रयोग कर रहे थे, उसी समय महात्मा गांधी ने ये निर्धारित कर दिया कि मुसलमानों की निष्ठा भारतीय राष्ट्र में नहीं है, वो खलीफा के अनुयायी हैं। और महात्मा गांधी क्योंकि बहुत बड़े बैरिस्टर से दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, बड़ा नाम था उनका, मुसलमानों ने इस प्रस्ताव को हाथों हाथ लिया और इस प्रकार खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। अब मजे की बात देखिए कि भारत के मुसलमानों को खलीफा, उनके खलीफा
भारत के मुसलमानों के खलीफा, मजे की बात यह है कि दुनिया में इतने मुसलमान हैं, खलीफा के अधिकारों के लिए जो अधिकार कर्टेल किए गए, जो अधिकार कम किए गए ब्रिटिश शासन द्वारा, खुद तुर्की में ब्रिटिश शासन का समर्थन था, खलीफा का विरोध था। लेकिन भारत के मुसलमानों को खलीफा के अधिकारों की सबसे ज़्यादा चिंता थी, और ये चिंता कराने वाले व्यक्ति का नाम महात्मा गांधी था। ईरान को चिंता नहीं थी, अरब को चिंता नहीं थी, किसी को चिंता नहीं थी, केवल भारत के मुसलमानों को चिंता थी, और इस चिंता को जागृत करने वाले व्यक्ति का नाम महात्मा गांधी है। ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य भीमराव अंबेडकर ने अपनी इस पुस्तक में समाहित किए हैं। ऐसी पुस्तकें पढ़ना बहुत आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। कांग्रेसी और वामपंथियों के इतिहास को पढ़कर हमारे मस्तिष्क में जो दृश्य बन गए हैं, हमें उन दृश्यों से उबरना होगा। और बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस तुर्की के खलीफा के लिए भारत के मुसलमान जान दिया जा रहे थे, तुर्की के मुसलमानों ने उस खलीफा की ऐसी तैसी कर डाली, और वहाँ कमाल पाशा के नेतृत्व में प्रजातंत्र स्थापित हो गया। भारत के मुसलमानों को तुर्की के खलीफा की चिंता है, लेकिन तुर्की के मुसलमानों को अपने खलीफा की चिंता नहीं है। वो प्रजातंत्र चाहते हैं, और कमाल पाशा के नेतृत्व में वो प्रजातंत्र स्थापित भी करते हैं। ऐसे गंभीर तथ्य इस पुस्तक में हैं। और सच बात बता दूं, आधा जीवन निकल गया, मुझे इस बारे में पूरी जानकारी नहीं थी, और मैं निश्चित रूप से मैं ये के साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी इस तथ्य के बारे में जानकारी नहीं होगी। तो मित्रों, यहीं से, ये तो शुरुआत थी गांधी जी की। गांधी जी के चरित्र का यहीं से आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक तरफ तो उन्होंने जनता का वह वर्ग, उसको अपने साथ नारे लगाने के लिए इकट्ठा किया, उस रूप में कि न तो जान देनी है क्रांतिकारियों की तरह से, है ना, और न पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत है, बस नारे लगाओ, बस नारे लगाओ, बस नारे लगाओ। हिंदुओं को इस तरह से जोड़ दिया नारे लगाने के लिए, और मुसलमानों को इस तरह से जोड़ दिया। क्योंकि गांधी वो व्यक्ति था जो दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, सारी जगहों पर रह के आया था। वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद की जो स्थितियाँ थीं और जिस तरह से नए नए देश बन रहे थे, उसकी समझ में अच्छी तरह से बात आ रही थी कि अंततः भारत को आज़ाद होना है। अमेरिका का विश्व पटल पर उत्थान प्रारंभ हो चुका था। आने वाले कुछ ही वर्षों में अंग्रेजों को छोड़कर जाना है, ये गांधी ने भांप लिया, और उसी रणनीति के तहत सारा काम किया। मैं भीमराव अंबेडकर की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि गांधी जी को अगर उस समय पूरे भारत में लोकप्रियता प्राप्त हो चुकी थी, तो जातिवाद का निराकरण करने के लिए आंदोलन छेड़ना चाहिए था। वो तुर्की के खलीफा के अधिकारों के लिए आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन भारत में जातिगत भेदभाव झेल रहे लोगों के लिए कोई आंदोलन प्रारंभ नहीं करते। ये बहुत विचारणीय बात है। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने अपनी शाखाओं में, अपने स्वयंसेवकों के बीच में, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में एक तो आपस में नाम पुकारते समय जो जाति का सरनेम होता है उसको हटवाया। उदाहरण के लिए, मैं जब स्वयंसेवक के रूप में संघ की बैठकों में जाता हूं, तो वहां मुझे कोई यशभान सिंह तोमर नहीं कहता, केवल यशभान जी कहकर काम चलाया जाता है। वहीं दूसरी ओर जब सहभोज होता है, तो वहाँ पर भी जातिगत प्रश्न एक किनारे हो जाते हैं। मैं आंकड़े आपको बता दूं कि वर्तमान में विद्या भारती के सरस्वती विद्या मंदिरों में वंचित समुदाय के छात्रों की संख्या 60% से अधिक है।
और मैं आपको आंकड़े बता दूं कि 1990 के बाद, जी हाँ, 1990 के बाद भारत की लोकसभा के चुनावों में सर्वाधिक अनुसूचित जाति के सांसद भारतीय जनता पार्टी से चुने जाते हैं और उन सांसदों को राष्ट्रवादी विचारधारा के वोटर बिना किसी जातिगत भेदभाव के वोट देते हैं। मुझे ज़रा बताइए कि क्या गांधी जी ने अपने पूरे जीवन काल में इस तरह के कोई प्रयास किए? ये बहुत विचारणीय बातें हैं। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि कांग्रेस कहीं ना कहीं, क्योंकि वो उच्च वर्ग की उच्चतावाद की पार्टी थी, उच्च वर्ग के शिक्षित लोग थे, बड़े बड़े घरानों के लोग थे, वो जातिवाद को खत्म करने के लिए तैयार नहीं थे। जातिवाद केवल खत्म हो सकता था मध्य वर्ग से खत्म हो सकता था। अब हुआ ये कि 1947 में जब देश को आज़ादी मिली तो पूरा देश उस आज़ादी के आवेश में जो मूल कार्य होने थे उन मूल कार्यों से विलग हो गया और एक परिवार के पीछे चल पड़ा। और यही कारण है कि निरंतर एक परिवार इस देश में शासन करता रहा, क्योंकि उस समय शिक्षा इतनी नहीं थी। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो भीमराव अंबेडकर ने भारत विभाजन के संबंध में 1947 के लिए कही है कि भारत ही अकेला देश नहीं है जिसे राष्ट्रीय तथ्यों पर अवलंबित कारणों से प्राकृतिक और ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित सीमाओं के स्थानांतरण संबंधी समस्या अथवा विभाजन का सामना करना पड़ा हुआ। पोलैंड का 3 बार विभाजन हुआ और कोई भी यह विश्वास से नहीं कह सकता कि उसका अब आगे विभाजन नहीं होगा। यूरोप में ऐसे बहुत कम देश हैं जिनका गत 150 वर्षों की अवधि में विभाजन न हुआ हो। किसी देश का विभाजन नैतिक है अथवा अनैतिक, यह आध्यात्मिक प्रश्न न हुआ होकर एक सामाजिक, राजनीतिक अथवा सैन्य प्रश्न है और इसमें पाप या पुण्य का कोई स्थान नहीं है। गांधी जी चाहते थे, आप लोगों को उनका संदेश पता ही होगा कि विभाजन मेरी लाश पर होगा, लेकिन जब विभाजन हुआ तो उनके शिष्य जवाहरलाल नेहरू ने एक झटके में उस विभाजन को सहमति प्रदान कर दी। अंबेडकर जी का सीधे सीधे कहना था कि हिंदू और मुसलमान किसी दिन एक हो जाएंगे, यह झूठी आशा क्यों? इस झूठी आशा में भारत को अविभाजित देश के रूप में रखने का व्यर्थ प्रयास क्यों किया जाए? मुसलमान एक राष्ट्र के प्रति, भारतीय राष्ट्र के प्रति निष्ठा नहीं रख सकता। उसकी राजनीतिक निष्ठाएं धर्म के माध्यम से कहीं और हैं। इन निष्ठाओं के चलते जनता का पूर्ण स्थानांतरण होना चाहिए, अर्थात पाकिस्तान की ओर रहने वाले सारे हिंदू भारत आने चाहिए और भारत में रहने वाले सारे मुसलमान पाकिस्तान जाने चाहिए। अंबेडकर की दृष्टि उनके दूसरे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी जोगेंद्रनाथ मंडल की दृष्टि से बहुत आगे थी। यही कारण है कि अंबेडकर ने मुस्लिम लीग के साथ कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने कांग्रेस के साथ समझौता कर लिया, लेकिन मुस्लिम लीग के साथ कोई समझौता नहीं किया। इसके ठीक विपरीत जोगेंद्रनाथ मंडल आजकल के जय भीम के नारे की तरह भ्रमित हो गए और लगभग 19% अनुसूचित जाति के लोगों को पाकिस्तान में उन्होंने रुकवा दिया। उन 19% लोगों में से आज
1 से 1.5% लोग बचे हैं। बाकी के लगभग 18% लोगों को, जो कि वंचित समुदायों के थे, कौन निगल गया? ये जय भीम और जय भीम के नारे लगाने वालों को सोचना होगा। निगलने में बहुत समय लगता है, वो तात्कालिक रूप से नज़र नहीं आता। जोगेंद्र नाथ मंडल में और भीमराव अंबेडकर में यही एक बहुत बड़ा अंतर है। भीमराव अंबेडकर के पास एक भविष्य की दृष्टि थी, जोगेंद्र नाथ मंडल के पास केवल तात्कालिक लाभ की सोच थी। जोगेंद्र नाथ मंडल एक झटके में प्रत्यक्ष कर दिए गए। इसके ठीक विपरीत भीमराव अंबेडकर नेहरू मंत्रिमंडल से वैचारिक प्रतिरोध के चलते हिंदू कोड बिल के मामले में अपना त्यागपत्र देते हैं। ये बहुत बड़े तथ्य हैं जो कहीं ना कहीं भीमराव अंबेडकर का कद मेरी दृष्टि में जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी से बहुत ऊपर पहुंचा देते हैं। इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो अगर भीमराव अंबेडकर और सुभाष चंद्र बोस के बीच में कहीं थोड़ा बहुत सामंजस्य हो जाता तो संभवतः इस देश का इतिहास कुछ दूसरी तरह से लिखा जाता। मैं आशा करता हूं कि आज जो मैंने बातें कही कि हम इतिहास, छोटी क्लासों के लिए इतिहास की पुस्तकें लाएं और उनको निजी विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में तो हमारा अधिकार नहीं होगा, लेकिन निजी विद्यालयों से हम प्रारंभ कर सकते हैं। निजी विद्यालयों में चलाएं। 50 हमारे न्यासी हो चुके हैं, वो मैंने आपको सूचना दी। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि हम ठीक रास्ते पर चल रहे हैं। आप सारे लोग हाथ पकड़कर एक साथ इसी प्रकार चलते रहिए। और मैं चाहूँगा, अब मैं अनूप जी से, राष्ट्रवादी लेखक संघ के जो सचिव हैं, उनसे निवेदन करूँगा कि अब एक रास्ता बन चुका है। अब 5 बजे का समय अलग अलग लोगों को, लगातार मैं ही ना बोलता रहूं, अब अलग अलग लोगों से बात करके अलग अलग लोगों को बोलने का अवसर प्रदान करिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो उन लोगों के पास हैं, मेरे पास नहीं है। उन चीज़ों को भी आगे आना चाहिए। तो ये 5 बजे का समय राष्ट्रवादी लेखक संघ के लिए महत्वपूर्ण समय है। जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण समय है। इस समय का उपयोग नित्यानंद जी के वक्तव्य, सर्वेश पांडे जी के वक्तव्य और अन्य राष्ट्रीय चिंतन करने वाले जो भी लोग हैं, हम राज हीरामन जी से भी बात कर सकते हैं। इन सारे लोगों के वक्तव्य इस 5 बजे के समय पर आने चाहिए। मैं ये उनसे अनुरोध करूंगा, अनूप जी से, कि सारे लोगों से वार्ता करें, नई नई चीज़ें हम लेके आएँ। बहुत अच्छा मुझे लग रहा है, आप लोग सब मुझसे सहमत हैं, मुझे और अच्छा लग रहा है। आपकी सहमति से, आपके स्नेह से मुझे बल मिल रहा है। हम लोग जुटे रहेंगे। नमस्कार।